दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे विचार मंच पर मौजूद हैं कैलाश मनहर जी, जो एक जनकवि हैं और कविताओं के माध्यम से ये सीधे सीधे जनता से बात करते हैं। आज की परिस्थितियों के बारे में, आज के जो अंतर्विरोध हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक गड़बड़ियां हैं, उन पर ये तीखी टिप्पणी करते हैं। मैं अभी कैलाश मनहर जी के बारे में जितना मैं जानता हूं उतना मैं बता दे रहा हूं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्होंने मास्टर्स तक की पढ़ाई की हुई है। इनकी कई किताबें आ चुकी हैं, हर्फ दर हर्फ, मुरारी महात्म, और मैं देख रहा था कि एक मुरारी चालीसा भी है इनका। हाँ, उदास आंखों में उम्मीद, अवसाद पक्ष, सूखी नदी, कविता की सहयात्रा में। ये तो शायद अपनी कविता यात्रा में आपने मित्रों के बारे में शायद इस पर लिखा है। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद एक इनकी किताब है अरे भानगढ़। इसके अलावा इन्होंने बाल गीत एवं नाटकों का लेखन भी किया हुआ है। विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के साहित्य कला कार्यक्रमों में इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है निरंतर। और सबसे खास बात यह है कि ये अपनी गंभीर साहित्यिक टिप्पणियों के लिए चर्चित हैं। अब मैं मनहर जी से गुजारिश करूंगा कि वे थोड़ा मुझे बताएं कि कविता के प्रति रुझान आपका कब और क्यों शुरू हुआ। धन्यवाद अरविंद जी। मैं एक्चुअली जयपुर शहर नहीं, जयपुर शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता हूं। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। मैं एक गांव में रहता हूं। तो ये गांव छोटा सा गांव है। एक मेरे पिताजी स्कूल अध्यापक थे, स्कूल टीचर थे। वे अपनी लाइब्रेरी से गाये बगाए किताबें लेते आया करते थे। लगभग 9वीं 10वीं क्लास की स्थिति रही होगी कि एक दिन वे मैक्सिम गोर्की की माँ, हिंदी संस्करण माँ लेके आए थे। मैं देख के मन का माँ पे क्या हो सकता है ऐसा। तो वो मैंने 10वीं कक्षा में माँ पढ़ी थी। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ऐसी हालातों में तो मैं रह रहा हूं जैसी हालातों में पावेल रह रहा होगा। मेरी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी बहुत अच्छी थी नहीं और अब भी नहीं है। तो मैं ऐसी हालातों से गुजरा। उन हालातों में मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन दिनों में मैंने पढ़ने का शौक पाल लिया और पढ़ने लगा। फिर अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से हायर सेकेंडरी करके, +2 नहीं था उस समय, हायर सेकेंडरी हुआ करती थी 11th, मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने चला गया और मैं खुद भी स्कूल टीचर लग गया। स्कूल टीचर की पढ़ाते बच्चों को पढ़ाते हुए मैं थोड़ा और मेरे को वक्त मिलने लगा। थोड़ी ये चिंता मिट गई कि हाँ, अब मैं आर्थिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ हूं। तो मैं लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर के पढ़ने लगा। और वो पढ़ते पढ़ते ये समझिए कि सन 75 के आसपास मुझे खुद को लगा कि मुझे खुद लिखना चाहिए और मैं छोटी छोटी कविताएं लिखने लगा। तो मैंने पत्रिकाओं में भेजी और इत्तेफाक ये था कि हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती जो छपती है, अब भी प्रकाशित होती है,
उसमें मैंने कुछ कविताएं भेजी और वे छप गई, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, और थोड़ा मेरे उम्मीद, थोड़ा आत्मविश्वास मेरा बढ़ा। वहां से सन 76-77 से मैंने लिखना शुरू किया, ये मेरी स्थिति थी। और मैं ये सोच रहा था असलियत में तो कि मेरी इन हालातों के लिए ये समय, ये दुनिया, ये जो लोग मेरे से ज्यादा जो सरमाएदार जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, वे हमारी इन हालातों के लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे पास में योग्यता होते हुए भी, परिश्रम करते हुए भी हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये भावना पता नहीं क्यों मेरे में एक, क्या कहें, हीन भावना की तरह, या आप उसको फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, एक फ्रस्ट्रेशन की तरह मेरे भीतर ही भीतर उबलती जा रही थी। वहां से मैंने अपना काम शुरू किया लिखने का, और फिर मैं थोड़ा मुक्तिबोध की तरफ बढ़ गया, वहां से मेरी बातें शुरू हुई। तो 75-76 में तो इमरजेंसी का दौर रहा होगा, तो जो आपने कविताएं लिखी थी और आपके अंदर गुस्सा भी था, आप बता रहे हैं कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी था, तो आपने तो शुरुआती कविताएं ही विरोध की कविताएं लिखी होंगी मेरे ख्याल से। इमरजेंसी में दरअसल एक बड़ा अजीब स्थिति हो गई थी अरविंद जी, आपको याद होगा कि जो आज की सरकार है, जो उस समय जनसंघ हुआ करती थी जेपी के आंदोलन में, और ये लोग मिल गए थे। जनसंघ जयप्रकाश जी के आंदोलन में मिल चुका था उस समय, आपको ध्यान होगा इस बात का। और जनसंघ के जयप्रकाश जी के आंदोलन में मिलने का मुझे नुकसान उठाना पड़ा। मैं उस समय मुश्किल से 21 साल का लड़का था, और उस समय मैं लोग पंपलेट बांटने का और शटर के नीचे दुकानों में, मकानों में खिड़की के द्वारा इधर साइक्लो स्टाइल पर्चे भेजने का, उनमें 1.5-2 साल तक, उस 1.5 साल में मैंने काम किया। और मैं उस समय ये समझिए कि एक तरह से भूमिगत तरीके से रहा। उस समय मैं ये काम नहीं कर सका लिखने पढ़ने का, सिर्फ मैं उस आंदोलन में जुड़े हुए भूमिगत तरीके से मैंने अपना वो समय निकाला। तो आप कविताओं के अलावा तो गीत भी लिखते हैं ना? गीत लिखे हैं मैंने, 20-25 गीत हैं मेरे लगभग, और गजलें लिखी हैं। गजलों की मेरी किताब जो आपने भी चर्चा करी, हर्फ दर हर्फ की, वो मेरी गजलों की किताब है, उसमें मैंने गजलें लिखी। अंतिका प्रकाशन से आई है गाजियाबाद से, उसमें मेरी गजलें हैं, 84 गजलें हैं उसमें। अच्छा। आप निरंतर लिख रहे हैं, फेसबुक को मैं देखता हूं, और मेरा आपका परिचय तो फेसबुक के जरिए ही हुआ है एक तरह से, पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई थी। पर्सनल मुलाकात आज ही हो रही है, रूबरू आप हमारे हैं। तो बिल्कुल आज ही हुई है ये। हाँ, अब ये बताइए कि आजकल कविता में एक बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि कविता लयबद्ध होनी चाहिए कि बिना लयबद्ध की कविता होनी चाहिए, मतलब इस पर खूब बहस चल रही है। आपके इस पर क्या राय बन रही है? अरविंद जी, सीधी सीधी बात तो यह है कि मैं पूरे पक्के तौर पर मानकर कह सकता हूं कि गद्य की भी अपनी लय होती है। मैं आपसे बताऊं कि अगर आप निबंध भी लिख रहे हैं और निबंध भी लयबद्ध नहीं है तो निबंध भी पठनीय नहीं रहता। गद्य की भी अपनी लय होती है, कहानियों की भी अपनी लय होती है। आप ये देखिए कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं 5वीं छठी में पढ़ने वाले, वे कहानियों को भी लयबद्ध गीत की तरह पढ़ते हैं। उनमें ऐसा लगता है कि मुझे गाना चाहिए। तो लय से हम मना नहीं कर सकते। कविता की लय उसके भीतर में ऐसे रमी हुई होती है अगर उसमें लय है तो, अन्यथा तो लय के बिना कविता बन जाए, लय के बिना कोई भी, आप ये समझिए कि शिल्प में जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है वो लय ही तो है। और अगर गद्य निबंध में भी लय नहीं है तो उसकी पठनीयता नष्ट हो जाती है। लय तो, और कविता के लिए तो ये बहुत आवश्यक चीज है, कविता के लिए तो। और ये देखिए ना कि उस समय क्या वाल्मीकि को ध्यान रहा होगा
जब क्रौंच मिथुन का उसने आकेटक ने, निषाद ने बाण मार करके और जब कत्ल किया है, वध किया है एक क्रौंच पक्षी का, तो वो जो निकलता है स्वतः निकलता है और वह लयबद्ध निकलता है। माँ निशा तुम, तो वो एक जो तरीका है वो मुझे लगता है कि लय के बिना कविता संभव नहीं है। और लय स्वतः बनती है अगर कवि में खुद के भीतर लय है, अगर कवि खुद कलात्मक तरीके से इसको, कविता को विद्या भी कहा है, कविता को कला भी कहा है, और ये कलात्मक विद्या है कविता, तो उसमें लय स्वतः बनती है। लय से इनकार नहीं किया जा सकता, कविता में लय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपने मुक्तिबोध को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मुक्तिबोध को आपने पढ़ा, तो मुक्तिबोध की कविताओं में भी एक विशेष तरह का लय है वहां। हाँ लय है। हाँ बिल्कुल है, लय है। हाँ, वो गूढ़ कविताएं हैं लेकिन उसमें एक लय है। मैं आपसे बताऊं, एक बार डॉक्टर करण सिंह चौहान जयपुर पधारे थे, तो उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं का जो लयबद्ध पाठ किया गायन करते हुए, वो मतलब ऐसा महत्वपूर्ण पाठ था कि वो वास्तव में मुझे लगा कि हाँ लय बिल्कुल मौजूद है। और लय, आप जीवन के कौन सा ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें लय न हो? लय होते ही तो हम बिल्कुल नीरस हो जाते हैं। लय ही तो रस है हमारे जीवन का, और वो कविता में, मुक्तिबोध की में भी है, सबकी में है। यहाँ तक कि मैं आपसे बात कहूं, अभी नए रूप से देवी भाई देवी प्रसाद मिश्र गद्य कविताएं लिख रहे हैं, उनमें भी लय है। मैंने उनको पढ़ा और पढ़ते हुए उनकी लयबद्धता से मैं मना नहीं कर सकता, उनमें भी लय है। ऐसा लय, कविता की लय कभी खत्म नहीं हो सकती, वरना उसकी पठनीयता, उसकी रोचकता ही नष्ट हो जाएगी बिना लय। तो कुल मिलाकर के ये बात सही है कि पठनीयता कविता में होनी चाहिए, तभी तो वो पाठकों तक पहुंचेगी। और हर विधा का अपना एक शिल्प होता है, और कविता में लय का मतलब सिर्फ छंद ही नहीं है। कविता में जो कविता का कंटेंट है वो लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब आप यही कहना चाहिए? बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, बिल्कुल सही बात है ये। छंद से ही लय नहीं बनती है। देखिए छंद तो, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि ये जो कवि सम्मेलन या मंचीय कवि, चुटकुलेबाज कवि, वह कैसे कैसे छंद बना लेते हैं, जैसे जैसे छंद बना लेते हैं। छंद की लय का कोई, तुक की लय का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो उसकी भीतर की लय का है, जो गद्य में भी होती है। वरना तो जैसे जैसे, तो हमारे यहाँ तो किस्सा धूमिल ने कहा, आपको याद होगा, कि कविता किसी देहाती की ऊब से पैदा हुई होगी, और वो ऊब के अवकाश काल में, परिश्रम करने के बाद जो अवकाश काल होता है, जब वो परिश्रम से कुछ ऊब करके अपना समय बिताना चाह रहा होता है, उस समय भी वो लयबद्ध बोलता है। तो वो हमारे यहाँ तो आप ही देखिए कि आप शायद कुएं पर जब वो चरस से पानी खींचते थे और उसको कहते हैं लाव लेकर के जब किसान जाता था तो वो बारे लेता था, वो भी लयबद्ध लेता था। लय के बिना काम चलेगा नहीं हमारा। लय तो हमारी जीवन के लिए मूलभूत तत्व, और कविता में तो फिर उसका जरूरत है ही है, अनिवार्यता है। मैंने देखा है कि गांव में ये उदाहरण, पता नहीं उससे हम लोगों की बात को पूरा करेगा कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि गांव में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो औरतें जो रोती हैं या पुरुष जो रोते हैं उनकी मृत्यु के पर, वो पूरी कहानी सुनाते हैं, और उसमें भी एक गजब का लय होता है और दर्द बहुत जबरदस्त होता है उसमें। मैंने खुद ने कहा है एक कविता में, मैं दरअसल क्या है कि मेरा एक, जो आपने अभी उल्लेख किया, अवसाद पक्ष नाम से मेरा एक कविता संग्रह है। मैं लगभग 1.5-2 महीने डिप्रेशन में रहा, मैं आपको बताऊं। और उस डिप्रेशन के समय मेरे पास में कविता के अलावा कोई औषधि नहीं थी। एंटी डिप्रेशन तो ले ही रहा था, लेकिन कविता के अलग ने मुझे बहुत मदद की। और मैंने, उसने खुद ने कहा है इसमें कि विलाप की भी एक आलाप होता है। विलाप भी आलाप की तरह
ले लेता है, विलाप में भी आलाप ढूंढता है। हमारे यहाँ जब रोती हैं स्त्रियां, रोते हैं पुरुष, ओ मेरे पिता तुम कितने अच्छे थे, तो बिना लेके रोने का कहाँ, आंसू भी तो क्रम से लैसे एक एक तो बहते हैं, आंखें छलछलाती हैं तो भी लैसे छलछलाती हैं। ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विलाप में भी लय होती, विलाप की लय, और विलाप की लय तो बहुत ऐसी होती है कि कारुणिक, वो जब सामने वाले के मन में जब तक करुणा पैदा नहीं कर सके तो वो विलाप भी नहीं है और वह विलाप की लय नहीं है। तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि उसका विलाप कृत्रिम है या वास्तविक है। बिना लय का विलाप कृत्रिम अपने आप पकड़ में आ जाएगा, ये बात पक्की। आप गंभीर साहित्यिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, चर्चित हैं आप बताइए आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं और बहुत इफरात में लिखी जा रही हैं, पुरुष रचनाकार भी लिख रहे हैं, महिला रचनाकार भी लिख रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से एक बड़ा मंच मिल गया है संपादकों की मेज के बजाय अब लोग जो हैं वो फेसबुक पर कविता लिखना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसकी रीच बहुत ज्यादा है, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। सही है। तो आज की कविताओं के बारे में कुल मिलाकर आपकी क्या राय बनती है? आज की कविताओं के बारे में मैं अपनी राय बताऊंगा अरविंद जी, तो श्रोताओं को भी और आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि मेरी खुद की पहचान फेसबुक के मार्फत ही बनी। आपने मुझे पहचाना है तो फेसबुक के मार्फत पहचाना है। मैं पत्र पत्रिकाओं में कविताएं भेजता था। पहली बात तो यह है कि देखिए आदमी के कितने घर के कामकाज होते हैं, घर के व्यस्तताएं होती हैं, आपको डाकघर जाना पड़ता है, लिफाफा लेके आना पड़ता है, लिफाफे में डालना पड़ता है और फिर तब प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि संपादक का क्या जवाब आएगा क्या नहीं आएगा। उन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पता नहीं वो पत्रिका कितने लोगों तक पहुंचेगी। पहल जैसी पत्रिका मेरे गांव में मैं सिर्फ अकेला भी जयपुर से मंगवाता हूं बाई डाक में, तो कितने लोगों तक पत्रिकाएं पहुंच पाती हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं। मधुमती सिर्फ हमारे गांव में 2 लोगों के पास आती है, जबकि साहित्य अकादमी की पत्रिका है और सबसे ज्यादा संख्या में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो वो आप रीच नहीं कर पाते थे। आज अगर मेरी कविता को 50-60 लोग भी पढ़ रहे हैं तो देखिए कि वो 50 जो लोग टिप्पणियां, संपादक के नाम मुश्किल से 2-4 टिप्पणियों में आपका नाम आता था कि कैलाश मंडल की कविताएं अच्छी लगी, इतना सा आता था। आज कम से कम आप फेसबुक के मार्फत ये तय तो कर सकते हैं कि आपकी कविताएं कैसी हैं, आपको कौन लोग पसंद कर रहे हैं और कैसी टिप्पणियां आ रही हैं, ये चीजें हैं। इसलिए इस चीज ने हमें वास्तव में फेसबुक ने या और जो भी सोशल मीडिया हैं इन्होंने हमें बहुत मदद दी है और ये कविताएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये सोशल मीडिया कविताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। हाँ, हालांकि इसका देखिए एक और बात हुई है। अरविंद जी समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सुन पा रहे हैं? हाँ, तो देखिए एक बात और हुई है, कवि सम्मेलन या कवि मंचीय कवि फेसबुक पर नहीं मिलेंगे आपको। वे लोग जो सिर्फ चुटकुलेबाजी कर सकते हैं वे फेसबुक पर आने से डरेंगे, उनकी हिम्मत नहीं हो पड़ती फेसबुक पर आने से। वे चाहे यूट्यूब पर कुछ भी डालते रहे, कैसा भी कुछ करते रहे, लिखना बहुत ताकत के काम है और फेसबुक पर लिख करके जो आ सकता है उसमें कुछ न कुछ हिम्मत रखता है, कुछ न कुछ साहस रखता है। हाँ, उनमें भी कमजोर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय जो कविताओं का चल रहा है, मैं कम से कम इसका स्वागत ही करना चाहूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। और आजकल की कविताओं की जो धार है, मतलब जो अगर हम प्रतिबद्धता से इसे जोड़ के देखें, जनपक्षधरता से जोड़ के देखें, हाँ, कविता का एक मूल स्वर जो होता है वो जैसे वाल्मीकि की ही बात करें, उन्होंने वो दुखी हुए और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया और बहेलिये को एक तरह से उन्होंने धिक्कारा, श्राप दे दिया। और आज की कविताएं क्या मतलब आपको
अधिकांशतः गैर प्रतिरोधी कविताएं नहीं लगती हैं? नहीं, अधिकांशतः तो नहीं, लेकिन प्रतिरोध की कविताओं को ट्रोल होना पड़ रहा है। कविताएं तो गैर प्रतिरोध वाली, सरकारी पक्ष वाली कविताएं तो बहुत कम आ रही हैं। मेरी निगाह में तो बहुत कम आती हैं। जो सरकारी पक्ष की वो मंच तक ही सीमित रह जाती हैं। और ये जरूर है कि प्रतिरोधी कविताओं को, जो उसको निषाद को, आकेटक को श्राप देने वाली या सत्ता को श्राप देने वाली कविताओं को ट्रोल होना पड़ रहा है इस समय में। वे उनको बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता है, और ये मैं परेशानी में झेल रहा हूँ अपने प्रतिरोध को करते हुए अपना, क्योंकि मैं सत्ता के प्रतिरोध के मुरारी 40 साहब देखेंगे तो मैंने प्रधानमंत्री को मुरारी के नाम से संबोधित किया है, और वो वहां से मेरी बात शुरू हुई है। तो उसमें मुझे बहुत ट्रोल होना पड़ा, लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया। तो प्रतिरोध की कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन गैर प्रतिरोध की कविताएं हिम्मत नहीं पड़ रही उन लोगों के सामने आने की। वे सिर्फ ये कर सकते हैं कि सेना के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ लिख दें, लिखा दें और अपनों में हो जाएं। लेकिन ये बात पक्की बात है कि इस समय कविताओं की, अच्छी कविताओं की संख्या लगभग, मुझे तो अच्छी लग रही है, अच्छी कविताओं की संख्या ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। आजकल महिलाएं भी बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की कविताएं जो है वो मुख्य धारा, हालांकि लोग बाग जनरली महिला कवित्रियों की रचनाओं को मुख्य धारा में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महिला कवियों के को मुख्य धारा में शामिल करना एक जरूरत ही नहीं, एक मजबूरी भी हो जाएगी। बिल्कुल, महिला कवि इस समय देखिए, मैं आपको अनामिका से लेकर के, कात्यायनी से लेकर के, अभी हमारे अजंता देव, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मुख्य धारा में अपने खुद के हिम्मत से, अपने खुद के तरीके से आ रही हैं। किसी के उपकार से, किसी के एहसान से नहीं आ रही है महिला कवि क्या मतलब, ये समझिए कि हम उनको भी कवि भी मान, वे आ रहे हैं और बड़ी तेजी से आ रहे हैं। बस एक फर्क है तो ये है कि वे अभी, यहाँ मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अभी वे पुरुष वर्चस्व के प्रतिरोध में आ रही हैं। सत्ता वर्चस्व का प्रतिरोध अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है महिला कवियों में, सत्ता का, लेकिन पुरुष वर्चस्व के प्रतिरोध में महिला कवि बहुत तेजी से आ रही हैं, और उनको हमें दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनको दरकिनार करके आप कविता का सही मतलब मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। आप अजंता देव की एक नगर वधु की आत्मकथा कविताएं देखते हैं तो मैं बताता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनकी। राग का किला की कविताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो वे हम इस समय मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं महिला कवि, और मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ। अभी एक युवा महिला कवि ज्योत्सना बनर्जी अडवाणी को पढ़ा तो वो बहुत अच्छी प्रेम कविताएं लिखे, प्रेम कविता। हाँ, ये जरूर है, इतना सा मैं जरूर कहूंगा कि सत्ता प्रतिरोध के लिए पुरुषों के मुकाबले भी वे पुरुष वर्चस्व को तोड़ने वाली कथाओं में कुछ ज्यादा महत्व देती। नहीं, तो इसका कारण भी है कि महिलाओं को तो दो स्तर पर लड़ना है ना। एक्चुअली वो अभी तो पुरुष वर्चस्व के खिलाफ ही तो पहले लड़के बाहर आएंगी, तभी तो मेरे बिल्कुल आप ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने मेरी बात वैसे उसी को तरीके से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्हें दो स्तरों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक इस पितृसत्ता से, पुरुष वर्चस्व से मुक्ति की लड़ाई भी है, और जब वे वहां अपनी मुख्य धारा बना लेंगी, जब वे वहां अपने आप को संभाल लेंगी, तो ये हमें पकड़ना पड़ेगा कि बहुत सी लघु, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, बहुत सी लघु धाराओं से मिलकर के ही मुख्य धारा बनती है। और जब वे वहां पुरुष वर्चस्व का विरोध करने में अपने आप को सक्षम पाने लगेंगी तो वे वास्तव में आएंगी, वे सत्ता प्रतिरोध में भी आएंगी, और आ रही है महिलाएं सत्ता प्रतिरोध में भी आ रही हैं कभी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो सकता है मेरी निगाह में नहीं आई हो ऐसी कविताएं, लेकिन
लगता है कि बड़ी साहस के साथ में और पूरी हिम्मत के साथ में महिला कवि आ रही हैं। इसमें ये एक बात ये भी है कि पहले के दौर में जो महिलावाद हुआ करता था, उस दौर में जो कविताएं लिखी गई, उस दौर में जो लेख लिखे गए, उनमें काफी परिष्कार हुआ है। अभी समय काफी परिष्कृत हुई है, वो सोच भी परिष्कृत हुई है। और ये बात तो अब क्लियर होने लगी है कि महिलावाद जो है वो एक सीमित दायरे तक की ही लड़ाई है, आगे व्यापक लड़ाई तो कहीं और है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का जो स्वर है, जो स्वर है वो महिलावादी कवियों के स्वर से काफी भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल यही बात मैं जो अपनी पुरानी बात में जोड़ रहा हूं कि महिला राजेंद्र जी के टाइम पे महिला कथाकारों में ये स्थिति आई, जैसे प्रभा जी या मैत्रेयी जी, उन्होंने फाइटर्स डायरी वगैरह में ये महिला कथाकारों में ये स्थिति आई। और ये जरूर है कि मीरा जैसी स्थितियां बनने में बहुत देर लगेगी। अभी मीरा या सहजोबाई जैसी स्थितियां बनने में देर भी ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन चीजें बन रही हैं। और वो जो चीजें पुरानी थी, जो स्त्रीवाद के नाम पे लिखी जा रही थी, महिलावाद के स्त्री विमर्श के नाम पे लिखी जा रही थी, नहीं, वे चीजें चलेंगी नहीं। वे बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से पुरुष को चुनौती देती हुई और पितृसत्ता को, पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती हुई कविताएं आएंगी और आ रही हैं। और ये धीरे धीरे सत्ता के वर्चस्व की चुनौती की कविताएं भी आएंगी। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी कविताएं सुनेंगे, गजल सुनेंगे, गजल भी सुनेंगे आपकी। वो अच्छा, ये जो आपने एक तो जो आपने लिखा है कि मुरारी महात्म और एक मुरारी चालीसा, इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, देखिए, मुरारी चालीसा ये कोट मिल जाते है क्या कि मुरारी चालीसा में तो मैंने पद लिए हैं, पद हैं वो, उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं बहुत सारे। बिल्कुल संस्कृत में, जैसे वो क्या मुरारी महात्म्य में जो पद हैं, उसका पहला और आखिरी, जैसे श्लोक जैसे भगवत गीता बनाया होगा, तो पहला और आखिरी पद संस्कृत में और बीच में पद हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बात बताऊं कि मुझे अष्टभुजा जी का पद कुपद याद आ रहा था। उसमें मैंने ब्रैकेट में पद कुपद कहा भी है, वे पद कुपद हैं उसमें। तो मतलब एक तरह से मुख्य किताब जो है वो मुरारी महात्म है, चालीसा उसका एक्सटेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य किताब मुरारी महात्म में है और चालीसा उसका एक्सटेंशन है। और चालीसा मैंने अपने मित्रों के कहने पर एक तरह से चुनौती के रूप में लिखा। मैं बताऊं, अपने जो कथाकार रमेश उपाध्याय हैं, उन्होंने मेरे से कहा भी कि चालीसा प्रशंसा में लिखा जाता है। मैं वहां शायद हो सकता है गलत हूं कि जैसे कोई भी चालीसा लिखा जाता है वो प्रशंसा में लिखा जाता है। तो मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा रमेश से कि भाई साहब, इसे नया मेरा प्रयोग समझिए, मुझे क्षमा कीजिए कि यह निंदात्मक चालीसा है मुरारी चालीसा, और वो मुरारी चालीसा उसका एक्सटेंशन है महात्म्य का। सही बात है। चलिए, बढ़िया बातचीत हुई। और अभी नए कवियों को आप कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें उनको पढ़ने के बारे में, उनको लिखने के दृष्टिकोण के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? नए कवि बड़ी तेजी से आ रहे हैं साहब। मैं बात हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तो उन नए कवियों के सामने मैं खुद नया, कई बार मुझे महसूस होना है, मैं खुद नया महसूस करता हूँ। हमारे इधर तो हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, नए कवि पूरे अध्ययन के साथ में तैयार होकर के आ रहे हैं। नयों में जो 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 ताकत है वो पुराने जो अभी आप ध्यान दे रहे होंगे 8वें दशक के और 9वें दशक के कवियों के लिए, लॉन्ग 90s के लिए बातें चली, नहीं उनसे ताकतवर कवि आ रहे हैं। और
बस उनसे मेरा ये जरूर कहना है कि पुरस्कारों और सम्मानों और सत्ता में शामिल होने के लिए न बिके, बाकी अभी आप लोगों में ताकत है। अगर वे बिकने को तैयार नहीं हुए तो मैं कहता हूं कि हमारी पुरानी पीढ़ी से 8वें और 9वें दशक के लोगों से, कवियों से अच्छे कवि हमारे सामने आ रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद मुझे इतनी है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। चलिए बढ़िया है। अब हम आपकी कविताएं सुनेंगे और गजलें सुनेंगे। तीन कविताएं और 3 गजलें। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप पहले तो मेरा वो जो मुरारी चालीसा में या मुरारी महात्म्य में जो मैंने संस्कृत के थोड़े श्लोक लिखे हैं वो आप सुनने तो ज्यादा हो सुनना चाहेंगे आप? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनाइए। हाँ देखिए, अब देखिए आप पकड़ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ। मोती राम मने सुचय, संस्कृत बिल्कुल सरल संस्कृत में है, समझ में आएगा। मोती राम मने सुचय देहेषु दंगाधिपति, मोती राम मने सुचय देहेषु दंगाधिपति, अति संकीर्ण विचारेषु जुमलाधीशं नमोस्तुते। पारंगत पाखंडायश्च मतीनां महामंदतां, परिपूर्णम अहंकारे जन शत्रुश्च नमोस्तुते। रूपम वस्त्र भाषणाय प्राय मिथ्याभाषिण, अहो मुरारी नामने ये पूंजी मित्रम नमोस्तुते। वाचाल वाग वीरश्च व्यर्थ व्यतिक्रम व्यवहारे, पालके अंधभक्ता नाम धूर्ताधिपति नमोस्तुते। धर्मराजनय मिश्रेण दुरुपयोगी जनास्थानाम, छद्मात राष्ट्रवादश्च राज्यम कुरुते नमोस्तुते। ये मैंने मुरारी के लिए कही है बातें, ये हो सकता है बहुत सरल भाषा में लिखा है। हाँ, वो सरल संस्कृत में है ये, और ये मुरारी माध्यम का पहला श्लोक था, इसलिए मैंने आपको जब बताना जरूरी समझा। ठीक। मैं आपके आदेशानुसार 3 कविताएं और 3 गजलें पढ़ना चाह रहा हूँ। आदेश नहीं है, ये गुजारिश है, ये अनुरोध है। गुजारिश सही है, अनुरोध मानिए। चलिए, कविता सुनिए अरविंद जी। हाँ सुनाओ। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा कि, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा कि, मैं लिखना चाहता हूं प्रेम और राजनीति लिख जाता है मेरी कलम से। मैं जब फूल लिखना चाहता हूं तो चमकी बुखार से मरते बच्चे लिख जाते हैं। वाह। जब मैं लिखना चाहता हूं प्रेम तो राजनीति लिख जाता है मेरी कलम से। मैं फूल लिखना चाहता हूं तो चमकी बुखार से मरते बच्चे लिख जाते हैं। जब भी मैं धर्म लिखना चाहता हूं आपस में दंगा करने लगते हैं मेरे शब्द, और न्याय लिखने की कोशिश न्यायाधीश की हत्या लिखी जाती है, और न्याय लिखने की कोशिश न्यायाधीश की हत्या लिखी जाती है। कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ अवश्य है कि भूखे पेट और नंगे पांव लिखे जाते हैं जब भी लिखना चाहता हूं मैं श्रमेव जयते। कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है कि भूखे पेट और नंगे पांव लिखे जाते हैं जब भी लिखना चाहता हूं मैं श्रमेव जयते। प्राय जैसे ही लिखना चाहता हूं मैं पाखंड और प्रधानमंत्री लिखा जाता है। प्राय जैसे ही मैं लिखना चाहता हूं पाखंड और प्रधानमंत्री लिखा जाता है। दब्बूपना लिखने की पूरी पूरी कोशिश में विदेश मंत्री लिखा जाता है स्वतः। जैसे कि परसों मैंने लिखना चाहा हत्यारा और मुझसे गृह मंत्री लिख गया। जैसे कि परसों मैंने लिखना चाहा हत्यारा और मुझसे गृह मंत्री लिखा गया। कल ही मैं लिखना तो चाहता था डकैतों का गिरा और लिख गया सरकार।
कल ही मैं लिखना तो चाहता था डकैतों का गिरोह और लिख गया सरकार। पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। एक और कविता सुनिए, ये थोड़ा ध्वन्यात्मक गीत है, गीत नुमा कविता ही है ये। गड़बड़ सड़बड़ बड़बड़ मत कर, बातें मत कर घसड़ फसड़ तू। गड़बड़ सड़बड़ बड़बड़ मत कर, बातें मत कर घसड़ फसड़ तू। मेरी छाती क्यों छोले है, जा जुल्मी का गला पकड़ तू। वाह। हिंदू मुसलमान में बांटे, जाति धर्म ईमान बखाने। गाय भैंस और ऊंट गधे के प्राणों में भी अंतर माने। झूठी सच्ची जुमलेबाजी, तड़ी पार की धमकी बोली। बाबा जी की टेढ़ी नजरें, सड़कों पर है गाली गोली। चरण चरण सुन लोकतंत्र की, चरण चरण सुन लोकतंत्र की। बन थोड़ा अगड़ तगड़ तू, मेरी छाती क्यों छीले है, जा जुल्मी का गला पकड़ तू। देखिए क्या स्थितियां हैं समाज की। बेरोजगार बाप बेटे की घर घर में हर रोज लड़ाई। बेरोजगार बाप बेटे की घर घर में हर रोज लड़ाई। सभा सम्मेलन में शासन की भक्त करें लयबद्ध बड़ाई। देशभक्ति की बजी डुगडुगी, जय 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 बम बम गूंजे। घास छीलते हैं घसियारे, भाड़ झोंकते हैं भड़मूजे। झूठी खड़खड़े गड़गड़ मत कर, झूठी खड़खड़ भड़बड़ मत कर। सच के हक के खातिर लड़ तू, मेरी छाती क्यों छीले है, जा जुल्मी का गला पकड़ तू। मुझसे पंगा क्यों लेता है, हिम्मत कर गुंडों से लड़ तू। मेरे पथ का कांटा मत बन, सत्ता की आंखों में गड़ तू। सिर्फ हवा में फड़फड़ मत कर, धरती की भी सुन धड़ धड़ तू। माला में गुथ कर मत इतरा, सूलों को भी दिखा अकड़ तू। फिर भी यदि डर लगता है तो भग, दल्लों के पांवों पड़ तू। फिर भी यदि डर लगता है तो भग, दल्लों के पांवों में पड़ तू। ला दे मेरी सुल्फी साफी, ला दे मेरी सुल्फी साफी। फूट सांप की चिलम रगड़ तू, मेरी छाती क्यों छीले है, भग जुल्मी का गला पकड़ तू। एक कविता और सुना दूं मैं आपको, फिर गजलें सुनाऊंगा अपनी। देखिए ये कविता का शीर्षक है दुख। किसी नटखट बच्चे की तरह आया करता था शुरू में, किसी नटखट बच्चे की तरह आया करता था शुरू में। और मुंह चिढ़ाते हुए भाग जाता था इधर उधर। कई बार मेरी बाजू में पिन चुभाकर छुप जाता था, और फिर तो जैसे दिल खुल गया उसका मेरे ध्यान न देने से। बस एक दिन रास्ते में बीचों बीच ठोकर की तरह आया, और सीधे पैर के अंगूठे से उठी जो पीड़ा की तन्नाती लहर, कि झन्ना गया शरीर और दिमाग। एकदम बचा मैं गिरने से, और पत्थर को उठाकर रख दिया किनारे मैंने आदतन एक तरफ। वह इच्छा और तृष्णा की तरह भी आया कई बार, वह इच्छा और तृष्णा की तरह भी आया कई बार। ताजगी और खुशी के अभाव की तरह भी, और कपकपाते शीत, कड़क धूप और बाढ़ की तरह भी आया। भूख और प्यास और बीमारी की तरह भी अक्सर, और सरकारी आदेश की तरह अधिकार जताता हुआ मेरे अस्तित्व पर, कि पुलिस या जुल्म की तरह भी रात बिरात आता रहा अंधेरे में खड़खड़ाता लाठियां। कई बार तो रूप बदलकर सुख की तरह भी आया वह, कई बार तो रूप बदलकर सुख की तरह भी आया वह। लोभ और लालसा की तरह तो अनेक बार आया, और पश्चाताप की तरह भी आया दिल के करीब। कई बार आत्मग्लानि की तरह भी आया पिघलता हुआ मेरे अस्तित्व को। डर और अपयश की तरह भी आया, पराजय की तरह
और यात्रा में थकान की तरह अचानक भी आया, अपनों से विलगाव के क्षणों में आतंकित करता हुआ, मेरे रोम रोम को छिजाता हुआ, आंसुओं की तरह भी आया और स्मृतियों की तरह भी चुपके से आया, वह प्रेम और मोह की तरह भी आया मेरे भीतर और आस्वाद की तरह भी। और अब तो अरविंद जी, और अब तो इतना जरूरी हो गया है, और अब तो इतना जरूरी हो गया है मेरे होने के लिए वह, कि यदि नहीं हुआ दुख तो मैं नहीं रह पाता मनुष्य भी ठीक ठाक। यदि नहीं रहा दुख तो मैं नहीं रह पाता मनुष्य भी ठीक ठाक। एक मैंने, क्या कविताओं का हो गया, अब मैं आपको गजलें सुनाइए। गजलें सुना दूं, 2-3 तीन सुनाइए। हाँ ठीक। खाना बदोशियों में सफर ढूंढ रहे हैं, खाना बदोशियों में सफर ढूंढ रहे हैं, बेघर हैं वे कि घर में भी घर ढूंढ रहे हैं। वाह। खाना बदोशियों में सफर ढूंढ रहे हैं, बेघर हैं वे कि घर में ही घर ढूंढ रहे हैं। अखबार का हर लफ्ज वे पढ़ते हैं गौर से, अखबार का हर लफ्ज वे पढ़ते हैं गौर से, खबरों में कोई अच्छी खबर ढूंढ रहे हैं, खबरों में कोई अच्छी खबर ढूंढ रहे हैं। अंधेरा घना है कि कुछ दिखता नहीं मगर, अंधेरा घना है कि कुछ दिखता नहीं मगर, अपनी ही कोई उजली नजर ढूंढ रहे हैं, अपनी ही कोई उजली नजर ढूंढ रहे हैं। इंसाफ की राहों में चले साथ साथ जो, इंसाफ की राहों पे चले साथ साथ जो, उस आदमी को आठों पहर ढूंढ रहे हैं। क्या बात। इंसाफ की राहों पे चले साथ साथ जो, उस आदमी को आठों पहर ढूंढ रहे हैं। और आगे का आखिरी शेर देखिए, मिल जाएं कहीं पे भी मोहब्बत के चंद पल, मिल जाएं कहीं पे भी मोहब्बत के चंद पल, उम्मीद नहीं फिर भी मगर ढूंढ रहे हैं, उम्मीद नहीं फिर भी मगर ढूंढ रहे हैं। वाह। एक और गजल पेश कर रहा हूं। जंगल से गुजरते हुए घर सोच रहा हूं, जंगल से गुजरते हुए घर सोच रहा हूं, सहरा में लहलहाता शजर सोच रहा हूं। जंगल से गुजरते हुए घर सोच रहा हूं, सहरा में लहलहाता शजर सोच रहा हूं। मालूम है कि सोचना बेकार है अभी, मजबूर हूं दिल से कि मगर सोच रहा हूं। मालूम है कि सोचना बेकार है अभी, मजबूर हूं दिल से कि अगर सोच रहा हूं। सूखे हुए फूलों में सोचता हूं रंगो बू, सूखे हुए फूलों में सोचता हूं रंगो बू, तितली के दमकते हुए पर सोच रहा हूं। सूखे हुए फूलों में सोचता हूं रंगो बू, तितली के दमकते हुए पर सोच रहा हूं। भूली हुई यादों के ख्यालों में डूबकर, भूली हुई यादों के ख्यालों में डूबकर, चेहरे पे टिकी उसकी नजर सोच रहा हूं। साबित करूं तो कैसे कि मैं बेगुनाह हूं, साबित करूं तो कैसे कि मैं बेगुनाह हूं। अपनी ही पीठ खून से तर सोच रहा हूं, अपनी ही पीठ खून से तर सोच रहा हूं। एक आखिरी गजल और सुन लीजिए। शूल राहों के बहुत तेज और नुकीले दिखे, शूल राहों के बहुत तेज और नुकीले दिखे, आजकल साहब के तेवर जरा ढीले दिखे। कैलाश मनहर जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालकर मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
आपकी बातें और आपकी रचनाएं मुझे तो पसंद आई ही हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्तों को भी ये बातचीत और आपकी रचनाएं बहुत पसंद आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।